आज मेरा आखिरी दिन है। आज मैंने अपनी माँ के साथ खाना खाया और मैं अपने माता पिता को धोखा देने जा रहा हूँ। पापा का ख्याल रखना और उनसे कहना मैं आपके साथ इतना ही था। संगीता की शादी अच्छे से करना, भले ही मैं न रहूँ। मैंने अपने बीएससी के सारे पेपर जला दिए हैं। ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा जो नौकरी ही ना दिला सके। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजारी है, इसीलिए दिल भर आया है। यह दिल दहला देने वाला सुसाइड नोट उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के भूरपुरवा गांव निवासी 28 वर्षीय बेरोजगार युवक ब्रजेश पाल का है, जिसने हाल ही में पुलिस भर्ती परीक्षा दी थी और पेपर लीक होने के कारण 23 फरवरी 2024 को आत्महत्या का रास्ता चुना। क्योंकि 60,000 कांस्टेबल पदों के लिए 50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे और फिर पता चला कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया है और 6 महीने बाद फिर परीक्षा होगी। वहीं उत्तर प्रदेश, जहां के हजारों युवाओं ने फिलिस्तीनियों के बजाय इजराइल में मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग की नौकरियों के लिए आवेदन कर दिया है, यह सोचकर कि भले ही इजराइल में हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने देश में भूखों मरने से बेहतर है कि विदेश में गोली खाकर मर जाएं। 21 फरवरी 2024 अहमद एक जगह बनाने के लिए खाई खोद रहे थे और उनके एक साथी फायरिंग का अभ्यास कर रहे थे। तभी उन्होंने ऊपर एक ड्रोन मंडराते देखा। अहमद के अनुसार अचानक हमने कुछ शोर सुना। 2 अन्य युद्ध सहयोगी भारतीय खाइयों में छिपे हुए थे। तभी अचानक एक मिसाइल गिरी और धरती हिल गई। कुछ देर बाद जब हम बाहर निकले तो मैंने हैमिल को मृत पाया। यह कहानी भारत के सपूत के अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान की नहीं, बल्कि बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे गुजरात के सूरत के कामरेज तालुका के बेलांजा गांव के निवासी 23 वर्षीय युवा हैमिल अश्विन भाई मंगूकिया की सच्चाई है, जिन्होंने युद्ध सहयोगी के रूप में रूस यूक्रेन सीमा पर अपनी जान गंवा दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार हैमिल के पिता अश्विन भाई ने कहा था कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार ने उन्हें रूसी सेना में युद्ध सहयोगी के रूप में काम करने की अनुमति दी ताकि वह कुछ पैसे कमा सकें। हैमिल की तरह कई अन्य भारतीय बेरोजगार युवा भी रूस में काम कर रहे हैं। पिछले वर्ष रूसी सेना में कम से कम 100 भारतीयों को भर्ती किया गया, जो विशेषकर उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों से हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रजेश पाल उत्तर प्रदेश के युवा थे, जहां से प्रधानमंत्री मोदी सांसद हैं, और हामिल उसी गुजरात राज्य के बेरोजगार युवा हैं, जिसके मुख्यमंत्री मोदी रोजगार और विकास मॉडल का बखान करके 2014 में सत्ता में आए थे। बेरोजगारी से पैदा हुई यह दुर्दशा अगर महज कुछ घटनाएं होती तो हम इन्हें नज़रअंदाज कर सकते थे, लेकिन यह कहानी देश भर के करोड़ों बेरोजगार युवाओं की दर्दनाक स्थिति का आईना है। आज भारत में बेरोजगारी का जो वायरस फैल रहा है वह हमारे समाज के लिए कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका असर सिर्फ एक युवा पर ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और पूरे समाज पर पड़ रहा है। 2019 में भारत में 3 करोड़ लोग बेरोजगार थे। फिर महामारी ने इस समस्या को और जटिल बना दिया और 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरी चली गई और कई लोगों को वेतन में कटौती का भी सामना करना पड़ा। महामारी से सबसे ज़्यादा छोटे और मझोले कारोबार प्रभावित हुए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि महामारी के दौरान 3 में से 1 MSME बंद हो गया। ये छोटे कारोबार 20 करोड़ लोगों को रोजगार देते थे। आज इनमें से 12 करोड़ बेरोजगार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निचले स्तर की नौकरियों पर ही खतरा मंडरा रहा है। आज का युवा अगर पढ़ लिखकर इंजीनियर बन भी जाए तो उसे नौकरी की गारंटी नहीं है। पुणे में इंजीनियर के एक पद के लिए 3000 इंजीनियरों ने वॉक इन जॉब इंटरव्यू के लिए आवेदन किया था। कुछ साल पहले रेलवे में सिर्फ 90,000 नौकरियों के लिए 2.8 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस में 2018 में चपरासी के 62 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिसके लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई थी।
लेकिन आवेदन करने वालों को देखकर चयन बोर्ड के लोग भी दंग रह गए। 62 पदों के लिए करीब 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने आवेदन किया था। इतना ही नहीं, चपरासी बनने की कतार में 3700 पीएचडी धारक भी थे। आज भारत में जब कार्यशील जनसंख्या और आश्रित जनसंख्या दोनों को 50-50% बांटा जाता है, यानी 15 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम एक कार्यशील व्यक्ति उपलब्ध है, और यह वह स्वर्णिम अवसर है जो 2041 में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आज अपने मानव संसाधनों का सही उपयोग करें। जब हम बढ़ती बेरोजगारी के कारणों की बात करते हैं तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला है स्किल गैप, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है एमएसएमई सेक्टर के लिए व्यापार करने में आसानी नहीं होना। भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और आज भी हमारी लगभग 50% आबादी इसी क्षेत्र में काम करती है। मोदी जी 3 काले कानून लाकर कृषि क्षेत्र को बर्बाद कर देते अगर हमारे किसानों ने समय पर इसके खिलाफ अपने प्राणों की आहुति नहीं दी होती और विरोध नहीं किया होता। कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान लगभग 700 किसान शहीद हुए। रोजगार प्रदान करने वाले मुख्य 3 क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्र में सेवाएं शामिल हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में त्रिकोणीय प्राथमिक क्षेत्र में कम और द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में अधिक रोजगार उत्पन्न होता है। भारत की मुख्य समस्या यह है कि भारत सरकार की क्रोनी कैपिटलिस्ट नीति के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र बहुत मजबूत नहीं हो पा रहा है और एमएसएमई क्षेत्र के लिए व्यापार करने में आसानी सबसे बड़ी समस्या बन रही है। विकसित भारत बनाने और हमारे गरीब बेरोजगार के खाते में 15 लाख रुपए देने का सपना दिखाकर सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने देश के सारे संसाधन अपने 2 चहेते उद्योगपतियों पर कुर्बान कर दिए हैं और हमारी 80 करोड़ गरीब आबादी को सिर्फ 5 किलो मुफ्त राशन में उलझा दिया है। प्रति वर्ष 1 करोड़ रोजगार देने की अपनी गारंटी को नकार कर अब मोदी जी कहते हैं कि वे 2024 तक 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि ये अवसर कैसे पैदा होने वाले हैं। वे नौकरियां जो अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाएंगी या वे नौकरियां जो हमारे युवाओं को सशक्त बनाएंगी। नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी के क्रियान्वयन जैसे नीतिगत निर्णयों के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों का खत्म होना चिंताजनक रूप से आम बात हो गई है। कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री मोदी को सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने के उनके वादे की याद दिलाने के साथ साथ नोटबंदी और जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने, बढ़ती बेरोजगारी और उससे जुड़ी गरीबी की समस्या जैसे मुद्दों पर सरकार को सार्थक सुझाव देते रहे हैं। उनका मानना है कि बढ़ती बेरोजगारी का असर आर्थिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर सामाजिक ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। नौकरियों के कम अवसर होने के कारण गरीबी दर बढ़ रही है, सामाजिक असमानताएं बढ़ रही हैं और परिणाम स्वरूप गरीबी उन्मूलन के प्रयास कमजोर पड़ रहे हैं। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि हाल ही में अपराध की घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण बेरोजगारी है। वैसे तो कोविड निश्चित रूप से 2019 के बाद बेरोजगारी बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन हर चीज के लिए कोविड को दोष देना उचित नहीं होगा। 2014 से ही बेरोजगारी भारत के सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है, जो आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सालाना 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा वोट पाने के लिए एकमात्र नौटंकी प्रतीत होता है। इस टूटे हुए वादे के परिणाम महज आंकड़ों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं।
जो बेरोजगारी की कठोर वास्तविकताओं से जूझ रहे लाखों लोगों के दैनिक संघर्षों में प्रकट होते हैं। सपने टूटने और आकांक्षाओं के टूटने के साथ हमारे युवा खुद को मोहभंग और निराशा के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनका विश्वास पूरी तरह से डगमगा जाता है। चुनाव प्रचार के उत्साह में मोदी के आश्वासनों की गूंज सुनाई दी, जो परिवर्तनकारी बदलाव और आर्थिक समृद्धि की झलक पेश कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके वादों और इरादों में भारी अंतर स्पष्ट होता गया, जिससे युवा निराश और ठगे गए। अस्थायी रोजगार का सपना, जो कभी हकीकत लगता था, अब असंख्य युवा भारतीयों के लिए भ्रामक लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई बयानबाजी और महत्वाकांक्षी विजन के बावजूद लगातार चुनाव चक्रों में वादों और हकीकत के बीच की खाई बढ़ती गई है। 60 साल पुरानी पंडित नेहरू की सरकार पर सारी समस्याओं का दोष मढ़ने और सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी से हटकर अगर मौजूदा 10 साल से काम कर रही मोदी सरकार बेरोजगारी दूर करने के गंभीर प्रयास करके स्थिति में सुधार नहीं करती, तो शायद यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि भविष्य में स्थिति कितनी भयावह होगी। तो ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर करें। इस कहानी में अपनी राय देने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।